हेलो, वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी, आप सबका स्टडी विज के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी विज में डिस्कस करेंगे गुलाम वंश को। और गुलाम वंश में कौन से वंश आते हैं? गुलाम वंश में जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई और आगे जाकर के इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान इसी वंश के कहीं ना कहीं शासक बने हैं। तो इन सबको आइए डिस्कस करते हैं और जानते हैं इन वंशों के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख वंश आते हैं वो 5 वंश हैं, जिनमें से पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथे नंबर पे आता है सैयद और 5वें नंबर पर कहीं ना कहीं लोधी वंश आता है। और इनके ड्यूरेशन भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये 1206 से 1290 तक, 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक, इसके अलावा 1414 से 1451 के बीच में और 1451 से 1526 के बीच में कहीं ना कहीं लोधी वंश आया है। तो इनका जो शासन रहा है इस दौरान रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी दो शासकों को देखेंगे। एक देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को और दूसरे देखेंगे हम कहीं ना कहीं दूसरे जो शासक रहे हैं इल्तुतमिश। तो इनके जीवन काल पर थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे और अगले वीडियोस में हम कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान और बाकी सुल्तानों पर क्रमशः जाएंगे। तो आज बात गुलाम वंश की। और गुलाम वंश का संस्थापक बोलो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और ये किसका गुलाम था? ये गुलाम था गौरी का, जो मोहम्मद गौरी। इसने कहीं ना कहीं तराइन का जो पहला और दूसरा पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था और इसके अलावा 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद के साथ में। तो इन वंशों की हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपना जो राज्य, अब हुआ क्या एक्चुअली में, इसने राज्याभिषेक कराया 24 जून 1206 को। और गौरी जब 1194 का जब इसने चंदावर का युद्ध लड़ा, तो ये अपने जो जीते हुए जितने भी राज्य थे उनको कहीं ना कहीं अपने गुलामों को सौंप कर चला गया। और उनमें जो सबसे उसका प्रिय गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस टाइम पर मोहम्मद गौरी जब तक जिंदा रहा, कब तक जिंदा रहा? वो 1206 तक जिंदा रहा। और 1206 में जब उसका देहांत हो गया तो कहीं ना कहीं ये आया कि अब यहाँ का शासन कौन करेगा, क्योंकि पहले गौरी के ही रेफरेंस पर कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ही शासन कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसका राज्याभिषेक कराना जरूरी था, क्योंकि इसका जो मालिक था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में इसका राज्याभिषेक कराया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी जो मालिक था उसके प्रति काफी ज्यादा वफादार था। ना इसने कोई सिक्का चलवाया, ना कोई खुतबा पढ़वाया, बस इसने खुद को मलिक या सिप्पे सलार, मतलब एक एक तरीके का जो सलाह देने वाला है, बस उसकी उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। और इसका ध्यान ज्यादा युद्ध युद्ध वगैरह पर ज्यादा नहीं था। इसने ना कलिंजर पर आक्रमण जरूर किए, ग्वालियर पर भी आक्रमण किया, लेकिन बस थोड़ा बहुत आक्रमण करके अपने जीतने ज्यादा इसने कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं उसकी तरफ इसका ज्यादा ध्यान नहीं था। सिर्फ अपने जो जीते हुए क्षेत्र थे, जिन्हें मोहम्मद गौरी कहीं ना कहीं जो जीता हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में रह करके खुश रहा और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बना ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कहीं ना कहीं सबसे पहले कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनी। इसके अलावा कुतुब मीनार की भी नींव ऐबक के कार्यकाल में ही डाली गई, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कहीं ना कहीं बनाया जाता है। इसके अलावा इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो स्मारकें हैं, जैसे मैंने बताया कुतुब इस्लाम है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहीं ना कहीं 2.5 दिन में तैयार कर लिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार कर लिया गया था। तो इन सब अजमेर में, इसके अलावा इसने काफ़ी चीज़ों से प्रभावित था। और कुतुब इस्लाम मस्जिद कहीं ना कहीं भारत में पहली इस्लाम धर्म की मस्जिद, दूसरी सॉरी मानी जाती है। पहली तो कहीं ना कहीं जो 800 ईस्वी के आसपास कोची में जो पहली मस्जिद थी वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद थी। और इसके बाद कुतुबुल इस्लाम कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के द्वारा कहीं ना कहीं जो दिल्ली में पहली मस्जिद बनवाई गई वो कहीं ना कहीं कौन सी थी? कुतुब इस्लाम मस्जिद थी। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के कार्यकाल में बना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहीं ना कहीं लाख वंश भी कहा जाता था, क्योंकि ये काफी ज्यादा दान प्रवृत्ति का था। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं कई जगह हातिम द्वितीय की उपाधि से भी नवाजा गया है। खुद को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो काफी ज्यादा लाखों का दान देने वाला भी इसको कहा जाता है। इसलिए इसको उपाधि दी गई थी लाख वंश की। इसको आगे जाकर के हातिम द्वितीय भी कहा, क्योंकि हातिम भी इसी प्रकार से काफी ज्यादा दान दिया करता था। जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने में भी ऐबक का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐबक के जो सहायक सेना नायक थे बख्तियार खिलजी, इनके द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी नींव धर्मपाल के द्वारा डाली गई थी, इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया। ऐबक की जो मृत्यु हुई, क्योंकि इसका ज्यादा लंबा कार्यकाल तो था नहीं,
रहा है। इससे पहले ये मोहम्मद गौरी के कहीं ना कहीं संरक्षण में अपना शासन चला रहा था। तो 1206 से 1210 के जब ये चौगान खेल रहा था तो इसके घोड़े से गिरकर के इसकी मौत हो गई। चौगान क्या आज का पोलो बोल सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं उस टाइम पे घोड़ों पर बैठ करके खेला जाता था और ये एक पर्शियन गेम था और घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। ऐबक का कहीं ना कहीं जो उत्तराधिकारी हुआ वो आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। अब हुआ क्या, सॉरी, हुआ क्या, आराम शाह एकदम आराम प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत आराम प्रवृत्ति का। इसका किसी भी काल में मन नहीं लगता था, किसी भी शासन काल में इसका मन नहीं लगता था। और इस सब चीज़ों से जो वहाँ के अमीर तुर्क थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इसी कारण से आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने अपना कार्यकाल संभाल लिया और इसकी हत्या 1211 में खुद इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई। और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1211 से 1236 तक के बीच का रहा है। इल्तुतमिश ने क्या हुआ, मुद्दा क्या था कि एक तो पहले तो आराम शाह को जो इतिहासकार है वो मानते ही नहीं कि आराम शाह नाम का कोई शासक था, लेकिन काफी लोग मानते हैं कि इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में कहीं ना कहीं आराम शाह पकड़ा गया और इसे मार दिया गया और इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था, ये दोनों तुर्क थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, मोहम्मद गौरी हो, या फिर ये दोनों, ये सब तुर्क थे। और इल्तुतमिश कहीं ना कहीं तुर्किस्तान का जो इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। इसके अलावा ये ऐबक का गुलाम भी था और मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था, क्योंकि जो ने खरीद कर कोई लाया था तो कहीं ना कहीं इसको ऐबक लाया था और ऐबक कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी का, तो ये इसीलिए इन वंश को गुलाम वंश भी, क्योंकि ये गुलामों के गुलाम का ही वंश रहा है। ऐबक की मृत्यु के समय कहीं ना कहीं वो बदायूं का सूबेदार था, इसे जगह गवर्नर भी बोल सकते हैं। इल्तुतमिश ने क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहीं ना कहीं अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है वो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को ही बोला जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत को कहीं ना कहीं कहा लाया था, दिल्ली लाया था, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला था। लेकिन अगर वास्तविक ना आए तो आप लोगों को किस पर टिक करना है, आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही टिक करना है, क्योंकि वो 1206 से रहा है। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण एवं दलहिए कोयना का निर्माण भी करवाया जो कि मस्जिद की है। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने कहीं ना कहीं 1229 में किससे, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी ले ली। और इल्तुतमिश अपने आप में कहीं न कहीं एक, हुआ क्या था 1210 से जब ये शासनकाल में बैठा तो जो मोहम्मद गौरी का जो वंशज थे जैसे शाहरुख थे और एल्दोस थे, शाहरुख का पुत्र एल्दोस था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्तुतमिश को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे, क्योंकि ऐबक क्या करता था, ऐबक तो बाकायदा टैक्स वगैरह भेज देता करता था, लेकिन इल्तुतमिश थोड़ा परेशान किया करता था। तो इसी परेशानी और स्टार्टिंग में क्या था, इल्तुतमिश इतना पावरफुल तो था नहीं, लेकिन इसने क्या किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया, कालिंजर को अपने अधिकार में लिया और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया। और 1214 के आसपास इसने कह दिया एल्दोस से कि अब हम आपको टैक्स नहीं दे सकते। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ तराइन का तीसरा युद्ध, और इसमें इसने एल्दोस को हरा दिया और 1217 में जो इसका सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी था कुबाचा, इसको भी लाहौर में क्या कर दिया, हरा दिया और ज़बरदस्त तरीके से हराया और कुबाचा को तो मार दिया। और एल्दोस को ये कहकर कि आप हमारे मालिक के कहीं ना कहीं वंशज हैं इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं, तो कुबाचा को मार दिया। 1220 के आसपास किया हुआ, क्योंकि चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया और जो कि किस पर आक्रमण कर दिया, वो फारसियों के सम्राट थे जलालुद्दीन, इन पर आक्रमण कर दिया। और इसने कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को खबर भिजवाई कि आप कहीं ना कहीं जो जलालुद्दीन है उसको आप अपने यहाँ पर शरण नहीं दें। और इल्तुतमिश कहीं ना कहीं चंगेज खान से कोई पंगा नहीं चाहता था, इसी को देखते हुए उसने अपने यहाँ पर इसको जलालुद्दीन को शरण नहीं दी। इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई वो 1236 में हुई, लेकिन इसके द्वारा जब इसकी मृत्यु हुई उसके पहले इसने काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विभाग बनाया था, वो था तुर्कान ए चहलगानी। इसका निर्माण कराया था और 40 सदस्यों का ये निर्माण 40 सदस्यों से हुआ था। इसको निर्माण करने के पीछे इसका एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें एक 40 लोगों का सदस्य बनाया गया जो कि राजा के क्या थे, एकदम खास व्यक्ति थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था नसरुद्दीन, वो कहीं ना कहीं युद्ध में मारा जा चुका था, वो युद्ध में मर गया था बंगाल बंगाल में, कहीं ना कहीं जब वो शासन कर रहा था उसी दौरान इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब इसके सामने आ गए संकट, तो इसने कहीं ना कहीं जो इसका पुत्र था रुकनुद्दीन, जो इसका पुत्र था रुकनुद्दीन, उसको लेकर ये गद्दी नहीं देना चाहता।
इसने अपनी गद्दी गद्दी पर बैठा गद्दी जो मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया रजिया। रजिया को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन इससे अमीर जो तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे वो काफ़ी नाखुश थे और इनकी नाखुशी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती भी जा रही थी। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इस तुर्कान चहलगानी मतलब जिस जिस तुर्कान चहलगानी का निर्माण कहीं ना कहीं अपने जो वंशज आराम से सत्ता स्थानांतरित कर दी जाए, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं रजिया को सत्ता न दे करके उसके पुत्र को सत्ता दे दी और जो रुकनुद्दीन को दे दी। और यह पूरी तरीके से अपने विलासी प्रवृत्ति का था। इसका शासन में कोई ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसके शासनकाल में इसकी माँ का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप था। अब इन सब की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियोस में। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियोस में जिसमें हम रजिया पे बात करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी, जैसे रुकनुद्दीन पर भी बात हम अभी तो इस पर काफ़ी थोड़ी बात की है। इसमें रजिया सुल्तान के टॉपिक में हम बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में रुकनुद्दीन पर भी बात करेंगे, किस प्रकार से आराम फरम बंदा था, बिल्कुल आराम करता रहता था। इसके अलावा इसकी माँ का भी किस प्रकार से शासन पर नियंत्रण था। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।